मैं भी थक गया हूं। सुबह उठता हूं, यहाँ रेप हो गया, यहाँ हत्या हो गई, यहाँ लूट हो गया, जमीन छीन ली, यहाँ मार दिया, यहाँ पीट दिया, यहाँ सरकारी कर्मचारी हूं साहब, प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहाँ सब जातिगत उत्पीड़न कर रहे हैं साहब, ये हो गया है सर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतने वो नहीं हो रहे हैं ना, इतने नहीं होने वाली चीजें आती है ना मेरे पास सुबह से शाम तक। मैं इनसे थकता नहीं हूं। काम करने में नहीं मेरा कोई तोड़ है, मैं 18-20 घंटे काम कर सकता हूं, मेरे साथी इस बात को जानते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2,000 रुपए दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको 5 किलो राशन दूंगा, नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको शराब दूंगा, ये नहीं कहूंगा आपको जो मिठाई दूंगा, लेकिन मैं एक वचन आपको देता हूं, अगर आजाद समाज पार्टी को आपने ताकत दी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 3, 4, 5 चीजें ऐसी हैं जो होंगी और जो होंगी, बस आप लिख लो कि होंगी, करेंगे करेंगे। पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसी करेंगे कि गरीब और अमीर के बच्चों को बराबरी शिक्षा मिलेगी और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होगा कि प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा नहीं, और इतनी शानदार पढ़ाई कराएंगे। मैंने कहा ना 2,000 रुपए के लिए नहीं कहूंगा 2,000 रुपए दूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि 5 किलो राशन दूंगा, लेकिन आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि वो 50,000 रुपए की महीने की नौकरी करेगा, 40,000 रुपए की नौकरी करेगा, लाख रुपए की नौकरी करेगा। इतनी शानदार शिक्षा उसको देंगे और कानून व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे कि किसी बहन बेटी की तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देखेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई किसी 2,000 रुपए से गरीबी नहीं दूर होगी आपकी, 5 किलो राशन से गरीबी दूर नहीं होगी। बात ये जो है ना, ये आपको सिर्फ जो है वो कि किस तरह आपका जीवन पूरा हो जाए उसका काम नहीं कर रहे हम लोग। 2 अप्रैल तो छोटा आंदोलन था, 2 अप्रैल से 4 गुना बड़ा आंदोलन होगा। ये मेरी चेतावनी भी है और ये मेरा निवेदन भी है आपसे, सबसे कह रहा हूं, जो भी इसके पीछे है ना, ये जो करवा रहे हैं सरकार के लोगों, कोई भी हो, उन सबको कह रहा हूं निवेदन। रचना में जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा की, हमारे लोग नहीं थे, हमारे लोग तो सीधे सच्चे लोग थे, कि वो सब भाई, उनकी बेल होगी, वो सब वापस आ गए और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब चीजें हो गई हैं। क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत लोगों ने आलोचना की, क्योंकि मौका ढूंढते रहते हैं कुछ तो, कि कोई मौका मिल जाए चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को बुरा भला कहने का, कि भाई इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, जेल चले गए, ये हो गया, वो हो गया, जुल्म उन पे हुआ, उनके ऊपर पेट पे पड़ी, एक लाठी मेरे ऊपर पड़ी और उसका हिसाब मैं सूद समेत करूंगा। पुलिस के भाइयों से नहीं, उन षड्यंत्रकारियों से, जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये साजिश की। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद और चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। दोस्तों, मैं रमनुजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। वैसे जब चंद्रशेखर आज़ाद दिल छू लेने वाली बात करते हैं तो दिल से चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद और आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद आ ही जाता है। दोस्तों, आज वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो लाइव में आकर कहा, दिल तो खुश हो गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि भैया इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप भीम आर्मी को मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के वास्तव में आप दीवाने हैं, और यदि आप ये कहते हैं कि कोई नेता है तो वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद ही है। और अगर गरीबों की आवाज़, मज़दूरों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़ और हर समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर अगर संघर्ष करने वाला कोई नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं हर रोज़ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कभी दलितों के साथ अत्याचार, कभी महिलाओं के साथ शोषण, कभी किसानों के साथ अत्याचार, तो कभी युवाओं के साथ शोषण। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का आज माहौल है, और ऐसे में आप देख रहे हैं कि हर अन्याय के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं। बाकी लोग राजनीति के चक्कर में हैं, वोट बटोरने के चक्कर में हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के चक्कर में हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अगर किसी को दिख रही है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को दिख रही है। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कल लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंत्र दे दिया कि शायद अगर उस पर अमल कर दें तो उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सरकार बना सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से जनता की आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद बन चुके हैं,
और हर एक मोमेंट पर नज़र रख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता की नज़र में तो चंद्रशेखर आज़ाद आ ही गए हैं। चाहे मुसलमानों के लिए, चाहे पिछड़ों के लिए, चाहे ओबीसी समाज के किसी भी दल के लिए। जो कौशाम्बी में वो पाल बिटिया थी, वो भी पिछड़े वर्ग की थी, और जो चोटी कांड हुआ था वो भी ओबीसी समाज के ही लोगों के साथ हुआ था। लेकिन देखा जाए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हर लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। बाकी अन्य जो नेता हैं वो पॉलिटिक्स और साथ ही साथ अपने जाति को लेकर आवाज़ उठाते हैं। आपने देखा किस तरह से एक दलित बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, और कानपुर में जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई, और जो भी दरिंदगी करने वाले थे वो यादव समाज के थे। लेकिन इस पर अखिलेश यादव भी चुप रहे, और जो पीडीए का नारा लगा रही है पूरी इनकी टीम, वो सभी के सब चुप थे, क्योंकि उनकी जाति का सवाल था। लेकिन मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे यादवों की बात हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी भी लोगों की बात हो, चाहे दलित समाज की बात हो, हर लोगों की आवाज़ है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बात जो कही है कि पहले राजतंत्र हुआ करता था और आज लोकतंत्र है। राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था थी कि एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ती थी, तलवारें चलती थी, बल्लम चलते थे, भाले चलते थे, और हज़ारों लोगों की जान जाती थी, तब कोई राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानी का जो पेट था उसको फाड़ दिया, यानी रानी के पेट से अब राजा नहीं होगा, वो वोट से कोई भी विजेता बनेगा तो ही राजा बन सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको दिया है, और इस वोट की कीमत को आपको समझने की ज़रूरत है। अक्सर देखा जाता है कि लोग छोटे छोटे लुभावनों में आकर फंस जाते हैं और अपने वोट को बांट देते हैं। कोई मुर्गा पर, कोई दारू पर शर्म आती है, कोई ये कि 5 किलो राशन मिल रहा है, सरकार अच्छी है, 5 किलो राशन तो दे रही है, कोई ये कि 2000 रुपये किसानों को मिल रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको 2000 तो मिल रहा है, लेकिन आपके घर में 2-4 जो लड़के हैं जिनका रोज़गार छीन लिया गया, अगर उनको रोज़गार होता तो शायद 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार तक तनख्वाह पाते। लेकिन आप 20 हज़ार, 30 हज़ार और 50 हज़ार को छोड़कर 2000 में ही लटक गए। और ज़रा सोचिए कि आज के दौर की महंगाई में क्या 5 किलो राशन पर्याप्त है? क्या 5 किलो राशन से आप पूरे परिवार का खर्च चला सकते हैं? क्या 5 किलो राशन से आप ज़रूरत की चीज़ें पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमारी देश की जनता, भोली भाली जनता 5 किलो राशन में समेटा गई है, और इस मूर्ख जनता को ये नहीं पता है कि जो सरकार स्कूल को बंद कर रही है, जो सरकार शराब की दुकानें खोल रही है, तो आपके बच्चों का भला कैसे कर सकती है। आपको तय करना है कि आप शराब के दुकानों पर खुश हैं कि आप अच्छे स्कूलों पर खुश हैं, आप 5 किलो राशन पर खुश हैं कि आप रोज़गार पर खुश हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने रोज़गार को लेकर बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग एकजुटता दिखाते हैं, क्योंकि अकेला चंद्रशेखर सब कुछ नहीं कर सकता है। वो बोले कि अब तो एक से बढ़कर एक नए नए जो काम आ रहे हैं, जो पहले नहीं हुआ करते थे। इस तरह का शोषण नहीं होता था, इस तरह से अत्याचार नहीं होता था, इस तरह से हत्याएं नहीं होती थी। लेकिन सारे जो लोड है मुझे किस तरह से झेलना पड़ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ये बात कही। उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ज़रा सोचिए। और वो कहते हैं कि अगर समाज को नई दिशा देना है, समाज को आगे बढ़ाना है, और आप चाहते हैं कि बहुजन समाज एक शक्तिशाली समाज बने, तो कहीं ना कहीं एक चंद्रशेखर की नहीं बल्कि हज़ारों चंद्रशेखर की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। आखिर कब तक चंद्रशेखर के भरोसे आप बैठे रहेंगे? एक चंद्रशेखर अकेले कहाँ कहाँ जा सकता है, ज़रा आप ये सोचिए। क्या आपके पास वो दम नहीं है जो आप खुद के लिए लड़ सकते हैं? आपके घर में बहन बेटियां हैं, क्या आप भाई हैं और अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? आखिर अकेले चंद्रशेखर कहाँ कहाँ तक जाएंगे? अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे देश को बदल सकते थे? तो सोचने वाली बात है साथियों, एक के ऊपर जिम्मेदारी क्यों? हम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? हम किस लिए हैं? हमारी बहनों के साथ अत्याचार होगा तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद ही न्याय दिलाएंगे। आपकी बहन के साथ है तो आप नहीं खड़े रहेंगे, ज़रा सोचिए। लेकिन माहौल आजकल हमने देखा है कि किसी के साथ अत्याचार होता है, जुर्म होता है, हमारे मन में तो पहली मानसिकता ये होती है कि हमारे साथ थोड़ी हुआ है, ये तो उसके साथ हुआ है। ज़रा सोचिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका एक लड़का मर गया और लोग अंतिम संस्कार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रोक रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा
कि आज मैं यदि वहाँ नहीं पहुँचता हूँ तो आज तो मेरा एक बेटा मरा है, लेकिन आने वाले समय में मेरे करोड़ों बेटे मर जाएंगे। पूरे बहुजन समाज के बच्चों को उन्होंने अपना बच्चा समझा। उन्होंने कहा कि जिस गरीबी से, जिस लाचारी, जिस बेबसी के कारण मेरे बच्चे की ज़िंदगी गई है, मैं नहीं चाहता हूं कि उस गरीबी और लाचारी बेबसी के कारण मेरे करोड़ बच्चों की ज़िंदगी जाए। यही बात चंद्रशेखर आज़ाद पर बैठती है। चंद्रशेखर आज़ाद न जाने कितनी महिलाओं के साथ शोषण होते हैं और हर महिलाओं के अन्याय के विरुद्ध वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आखिर कब तक हम सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के भरोसे बैठे रहेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने हम सबको समझाते हुए और जितने भी बहुजन समाज के युवा खासतौर से लोग हैं उनको समझाने का बिल्कुल प्रयास किया है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव के दौरान क्या कहा, पहले आप उनकी पूरी स्पीच सुनिए, क्योंकि मैं अभी भी बात करने वाला हूं, लेकिन आप चैनल पर बने रहें, पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को बिल्कुल मत भगाइएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट लाइव थी और आपको ये ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पहले आप चंद्रशेखर आज़ाद का ये लाइव सुनिए। और धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के नीचे से लेकर चोटी तक के सभी साथियों का, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। आजाद समाज पार्टी की पूरी लीडरशिप का, बहुजन पत्रकार भाइयों का और तमाम उन साथियों का, चाहे अधिवक्ता साथी हों, वो साथी जिनका मेरे जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को सिखाने में योगदान है, उन सबका धन्यवाद देता हूं। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। साथियों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम की बात कर लेते हैं। हम लोग लोकतंत्र में हैं। राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें और तमाम तरह के शस्त्र यूज होते थे। एक सेना दूसरी सेना के सामने खड़ी होती थी, दोनों तरफ से युद्ध होता था। कई बार युद्ध इतना भयानक होता था, हजारों लोगों की जान चली जाती थी। कलिंग और तमाम युद्ध आप देखोगे, सम्राट अशोक को भी मैं आज नमन करूंगा, याद करूंगा कि उनका शासनकाल का कोई तोड़ नहीं था। तो जब वो युद्ध होते थे, हजारों लोगों की जान जाती थी। और उसमें बहुत सारी महिलाओं के सर से उनके पति का जो एक आशीर्वाद, प्यार था, वो हट जाता था। बहुत सारे बच्चे जो है उनके माँ बाप चले जाते थे, उनके पिता चले जाते थे। हालांकि हम लोग तो लोकतंत्र में पैदा हुए हैं, संविधानवादी भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हमें देखने सुनने को मिलती हैं, जानने को, पढ़ने को, सीखने को मिलती है और हमें हिस्ट्री का ज्ञान होता है। कई क्रांतियां हुई हैं, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां भी हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब गदर शुरू हुआ, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए किन किन महापुरुषों ने संघर्ष किया, इसके लिए उन महापुरुषों के नाम मैंने आपके सामने रखे। कुछ महापुरुषों के नाम जैसे माँ फूलन देवी, उनका भी एक संघर्ष है। माँ फातिमा शेख, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, इन वीरांगनाओं का, माओ का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो अपनी माँ के योगदान को भी कम नहीं आंकता, उसका योगदान भी बहुत है। और उस तमाम हर माओ का योगदान है जिन माओ ने अपने बच्चों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया, और जो पूर्व में जिन माओ ने अपने बच्चों को आंदोलन के लिए समर्पित किया। तो मैं बात कर रहा था राजतंत्र की। राजतंत्र में तो इसी तरह से, या फिर संधियां होती थी, किसी की बड़ी सेना होती, छोटी सेना वाला देश घबरा जाता था, वो हाथ जोड़ लेता था कि साहब हम आपके अधीन काम करेंगे। तो उनके ऊपर कुछ लगान, कुछ टैक्स और लगा के उनको सौंप देता था कि ठीक है चलाओ आप ही, लेकिन ये चीज हमें देनी है। लेकिन आज हम राजतंत्र की जगह आज हम लोकतंत्र में हैं। राजतंत्र बदल गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोटिंग राइट दिलाया तो कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, अपनी वोट से तैयार होगा। और जो काम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं कर पाए थे पूर्ण रूप से, उसको आगे बढ़ाने का काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया।
और हम लोग ऋणी हैं उन महापुरुषों के जिन्होंने ये सारे संघर्ष किए। प्यारे साथियों, आज हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में बहुत कुछ नहीं करना है। लोगों को जागरूक करके बटन दबाना या बैलेट पर मोहर लगाने के लिए तैयार करना, एक छोटा सा काम। सोचो अगर आज राजतंत्र होता और आपको राजकाज चाहिए होता और आपको तलवार चलानी पड़ती, बंदूक चलानी पड़ती, तोप चलानी पड़ती, भाले चलाना सीखने पड़ते, ये खरीदने पड़ते, सेना में भर्ती होना पड़ता, तो तब तो क्या होता। अगर लोकतंत्र में जहां सिर्फ वोट से, इवन जैसे मैंने आपको समझा बटन दबाना है या फिर मोहर लगानी, अगर इससे भी हम लोग राजकाज नहीं ले पा रहे हैं तो हमसे अच्छे तो गुलाम हैं। मुझे बात कहने में कोई हर्ज नहीं। अच्छी बात है कि मैं गुलाम नहीं और हमारे साथी गुलाम नहीं, मैं इस बात को भी स्पष्ट करता हूं। लेकिन प्यारे साथियों, इस आसान काम को करने के लिए कोई एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब कर लेते, क्योंकि उनके समय में लोकतंत्र आ गया था। ऐसा होता तो माननीय काशीराम साहब कर लेते, बीपी मौर्य साहब कर लेते, बहुत सारे साहब थे हमारे पास जो कर लेते। इसके लिए समाज को ही उठकर खड़ा होना पड़ता है, समाज को ही अपने नेता का हाथ पकड़ना पड़ता है, उसका साथ देना पड़ता है। और समाज तक बात कैसे जाए, उसके लिए संगठनात्मक शक्ति जरूरी है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, वर्तमान के हालातों को देखकर मैं मानता हूं कि हमें, जो घोषणा मैंने 4-5 दिन पहले की थी, हमें वोट रक्षक बनाने, बूथ वॉरियर बनाने, वोट वॉरियर बनाने। एक वार्ड में, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, वार्ड में हमें, जिसके अंदर 200 से 250 वोट होती, हमें 4 पढ़े लिखे बूथ वॉरियर, वोट वॉरियर, वोट रक्षक की जरूरत है। और ये अपील मैं आपसे करता हूं, जो नौजवान मेरी एक आवाज पे झंडा उठाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, नारा लगाते हैं, रैली करते हैं, आंदोलन करते हैं, तमाम अन्याय होने पे लड़ते हैं, जिनको लाठियां भी खानी पड़ती, जेल भी जाना पड़ता है, मुसीबतें भी काटनी पड़ती, उनमें अपने भाइयों से, और सबसे पहले कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के भाइयों से, उत्तर प्रदेश के भाइयों से मैं मांग कर रहा हूं। और ये मांग मैं क्यों कर रहा हूं, पहले मांग क्या है सुन लो। कि जो 10th प्लस हमारे भाई हैं, 12th प्लस भाई हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र के द्वारा दिए गए लोकतंत्र को और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, रक्षा के लिए नहीं, रक्षा तो संविधान हमारी करता है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर की भी करता है, होम मिनिस्टर की भी करता है, सारे चीफ मिनिस्टर की भी करता है, महामहिम राष्ट्रपति जी करता है। संविधान ताकतवर है, हम लोग तो कमजोर है उसके सामने। वो संविधान जो देश की भी रक्षा करता है, जिसमें इंस्टीट्यूशन बने, जिसके अंदर सारी एजेंसियां हैं, जिसके अंदर बहुत शक्ति है, उसकी रक्षा के लिए नहीं कह रहा हूं, उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने की। क्योंकि जब वो संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, कोई अम्बेडकरवादी कुर्सी पे होगा, तभी बदलाव होंगे, वरना कुर्सी पे तो बहुत लोग आते जाते रहे। तो मेरी डिमांड आपसे ये है, मैं जानता हूं, मैं विदेश गया था, विदेश के साथी मुझे सुनते हैं, और अक्सर मैं जब वहां गया और मीटिंगों में गया तो माओ ने मुझे बताया कि भाई हम तो पार्लियामेंट में देखते रहते हैं, हमने पार्लियामेंट का जो चैनल है संसद टीवी, वो उसको सब्सक्राइब किया है और हम देखते रहते हैं हमारा भाई कब बोलेगा। और प्रदेश भर में भी तमाम बहुत सारे इशू हैं जो आते रहते हैं मेरे पर, लगातार मैं उठाता भी रहता हूं उनको। कल हमारा सम्मेलन है मिर्जापुर में, उसमें मैं जाऊंगा जब सम्मेलन में, तो बताऊंगा कि इस बार मैंने लोकसभा में क्या क्या किया, इस बार के सेशन में मैंने किन किन विषयों पर आवाज उठाई। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर जान छिड़कते हैं, मेरे लिए हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, मुझे तमाम तरह से पैसा देते हैं, सहयोग करते हैं, रैली में आके मेरी शक्ति बढ़ाते हैं, तमाम प्रभु सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी समाज के बुद्धिजीवी हैं जो रिटायर हो गए, घर बैठे हुए, कुछ ऐसे भी जो पुराने मिशनरी हैं, नाराज हो गए किससे, घर बैठे हुए। मैं आम सबसे ये मांग कर रहा हूं कि आओ, उठो, मेरा साथ दो, इस आंदोलन का साथ दो। क्यों, इस पे भी बात करूंगा, लेकिन पहले कि भाई
रजिस्टर उठाओ और जिम्मेदारी लो और कहो, लिखो कि मैं अपने वार्ड का बूथ वॉरियर हूं, वार्ड वॉरियर हूं, सॉरी इसको करेक्ट करते हैं, मैं वोट वॉरियर हूं, मैं वोट रक्षक हूं अपने वार्ड में मैक्सिमम वोटों को तैयार करना, गलत वोटों को हटाना, जो बालिग हो गए हैं 18 साल पार कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनको उनके वोट बनाना और वोट को आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार करने का काम मैं करूंगा। बाकी काम बूथ कमेटी कर लेगी। इलेक्शन के समय उसको लेके जाना, वोट डलवाना, काउंटिंग कराना, वोट पोलिंग एजेंट बनना, वो कर लेगी वो बूथ की टीम। लेकिन आपका काम ये है कि भाई आप उठो, डायरी बनाओ, अपने जिले के विधान जिसका भी नंबर आपके पास उसको बोलो कि भाई मैं यहां इस वार्ड में वोट वॉरियर हूं, मैं यहां काम करूंगा और अपने वोट को जिताकर तैयार करके इसकी सारी एक एक वोट की रखवाली करके मैं आपको दूंगा। बस ये मेरी आपसे डिमांड। क्यों? क्योंकि भाई मैं भी थक गया हूं। सुबह उठता हूं, यहां रेप हो गया, यहां हत्या हो गई, यहां लूट हो गया, जमीन छीन ली, यहां मार दिया, पीट दिया, यहां सरकारी कर्मचारी हूं साहब, प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहां सर जातिगत उत्पीड़न कर रहे हैं साहब, ये हो गया है सर, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इतने वो नहीं हो रहे हैं ना, इतने नहीं हो रहे वाली चीजें आती है ना मेरे पास सुबह से शाम तक। मैं इनसे थकता नहीं हूं। काम करने में नहीं मेरा कोई तोड़ है, मैं 18-20 घंटे काम कर सकता हूं, मेरे साथी इस बात को जानते हैं। मैं अगर किसी परेशानी में गिर भी गया, लेट भी गया, तो मैं लेटा लेटा भी, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लाखों लोगों के काम के लिए कर सकता हूं संघर्ष, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, जब इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ जिनके पास पावर होती, जब तक इस हाउस का मेंबर नहीं बना था ना, संसद में नहीं आया था, मुझे नहीं पता था उस तरह से, क्योंकि मैं इसमें नहीं आया था। 1 साल लगा मुझे सीखने में। 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला सेशन है जिसमें मैंने देखा, जब मेरी समझ में आया कि यहां बैठ के बनती है विपक्ष। चाहे विपक्ष ने इस बार क्या किया, विपक्ष नारेबाजी करता रहा बेचारा, अपने मुद्दे के लिए एसआईआर पर चर्चा करा, लेकिन सरकार ने अपने जितने भी उनको जो है बिल थे उनको सबको पास करा लिया, जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। तो ये जो सरकार में ये बनाते हैं कानून, पॉलिसी ये बनाते हैं कि अब पॉलिसी में कुछ भी आए, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, जीएसटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिजर्वेशन और तमाम तरह की चीजें, पेट्रोलियम, तमाम जो भी कुछ हो रहा है देश में, जो कुछ भी हो रहा है, सब मिलिट्री, गवर्निंग, तमाम जो कुछ भी हो रहा है, किसको क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, कितना मिलेगा, कहां नौकरी आएगी, कहां किसको पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और ओपीएस हो, तमाम जो कुछ भी हो रहा है देश में, केंद्र की सरकार यहां बैठ के बनाती है। और लोकतंत्र में जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए। हम लोग क्या हैं ये हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग को, मुस्लिम भाई को अपने गिरवान में झांक के देखना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या बना पाए। प्यारे साथियों, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अभी रिजर्वेशन है, हक अधिकार है, संविधान सुरक्षित है। इस वजह से तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग नौकरी पर लग जाते हैं। जिस तरह निजीकरण हो रहा है, आगे कोई नौकरी नहीं आएगी। और फिर एक और मार अभी जिसकी तैयारी हो रही है, पहले वर्गीकरण करके हमें बांटने का प्रयास किया। हमें पता था कि एक साजिश है, हम चुप रहे और अपने लोगों से कहते रहे कि हमारे भाइयों की हिस्सेदारी का मामला है, हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हम अपने भाइयों को भी कह रहे थे साथ साथ कि देख लेना मिलेगा क्या, क्योंकि जब सरकारी नौकरी रहेगी तो आपको क्या देंगे बांट के वो। और अब वो कह रहे हैं क्रिमिनल लगाएंगे, उनको उनसे तो लड़ लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। ये वचन है मेरा आप लोगों को। वो किस मंशा से ला रहे हैं, जो भी कानून आता है उसके पीछे एक मंशा होती है, और सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसकी तरफ हमारी निगाह है। ये बात याद रखें सब लोग। 2 अप्रैल तो छोटा आंदोलन था, उदाहरण बताऊंगा उसका। 2 अप्रैल से 4 गुना बड़ा आंदोलन होगा। ये मेरी चेतावनी भी है और ये मेरा निवेदन भी है आपसे सबसे कह रहा हूं। जो भी इसके पीछे है ना, ये जो करवा रहे हैं सरकार के लोगों, कोई भी हो, उन सबको कह रहा हूं, निवेदन करके कह रहा हूं, ये बात याद रखना। मेरा ये चैलेंज दिया है मैंने, ये आप सबको के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भाई,
आप मुझसे बहुत उम्मीदें करते हैं। मैं आपको आज एक चीज और कह सकता हूं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि 2,000 रुपए दूंगा, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको 5 किलो राशन दूंगा, नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको शराब दूंगा, ये नहीं कहूंगा आपको जो मिठाई दूंगा, लेकिन मैं एक वचन आपको देता हूं, अगर आजाद समाज पार्टी को आपने ताकत दी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 3, 4, 5 चीजें ऐसी हैं जो होंगी, और जो होंगी, बस आप लिख लो कि होंगी, करेंगे करेंगे। पहला, शिक्षा व्यवस्था ऐसी करेंगे कि गरीब और अमीर के बच्चों को बराबरी की शिक्षा मिलेगी, और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा होगा कि प्राइवेट स्कूल में कोई जाएगा नहीं, और इतनी शानदार पढ़ाई कराएंगे। मैंने कहा ना 2,000 रुपए के लिए नहीं कहूंगा 2,000 रुपए दूंगा, ये भी नहीं कहूंगा कि 5 किलो राशन दूंगा, लेकिन आपके बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि वो 50,000 रुपए की महीने की नौकरी करेगा, 40,000 रुपए की नौकरी करेगा, लाख रुपए की नौकरी करेगा। इतनी शानदार शिक्षा उसको देंगे, क्योंकि 2,000 रुपए से गरीबी नहीं दूर होगी आपकी, 5 किलो राशन से गरीबी दूर नहीं होगी। बात ये जो है ना, ये आपको सिर्फ जो है वो कि किस तरह आपका जीवन पूरा हो जाए उसका काम नहीं कर रहे हम लोग। आपके बच्चों को और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, सुख सुविधाएं मिले, आपको एहसास हो कि आप इस दुनिया में आए और आपने कुछ सुख सुविधाएं ली हैं, आपने इज्जत की जिंदगी ली है। मैं गारंटी देता हूं ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, ऐसे स्कूल बनाएंगे कि 5 स्टार होटल भी उसके सामने हल्के नजर आएंगे। बच्चा जब बैठेगा तो पढ़ने का माहौल होगा, टीचर होंगे, हर विषय के टीचर होंगे, टीचर में स्टाफ में कोई कमी नहीं होगी, और ऐसी पढ़ाई होगी कि लोग याद रखेंगे। इस तरह से लोगों को बच्चों को तैयार करेंगे कि स्पोर्ट की तरह उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट आएगा, पढ़े लिखेंगे और नवाब बनेंगे, दुनिया में जाके नाम रोशन करेंगे, दुनिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर देंगे, दुनिया की नौकरियां उनके चरणों में होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी जो है, चिकित्सा व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है और मैंने गोली खाई है। ऐसे शानदार करेंगे कि किसी गरीब की जान इलाज की कमी कारण नहीं जाएगी, मेरा आपको वचन है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस तरह तैयार करेंगे, वहां डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, इलाज भी अच्छा होगा, सारे टेस्ट भी होंगे, सारी मशीनें वहां होंगी, सुविधा भी आएंगी, साफ सफाई भी होगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, शानदार व्यवस्था होगी। एक ही डॉक्टर बैठ के सारी बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर की व्यवस्था होगी, डॉक्टर को कमी नहीं होगी, स्टाफ की। ये मेरा आपको वचन है। तीसरा, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने में कोई कमी नहीं करेंगे, किसी को सरकारी देंगे, प्राइवेट देंगे, खेती करने वाले किसानों को उनकी आमदनी बराबर करके देंगे, आमदनी से ज्यादा पैसे देंगे उनको। इस तरह के प्रोजेक्ट जोड़ेंगे कि गांव तक जो है रोजगार जाए, महिलाओं को घर में रोजगार देंगे, बहनों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, जो पढ़ी लिखी बहनें होंगी, रोजगार की व्यवस्था मुहैया कराने का काम करेंगे, जिससे किसी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक नौजवान होने के नाते बात कह रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवानों। और कानून व्यवस्था इतनी शानदार करेंगे कि किसी बहन बेटी की तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा के देखेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा, कोई किसी मारपीट नहीं करेगा, सब लोग इज्जत देंगे और कानून का भय होगा लोगों में। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये किसानों की आमदनी दुगनी वाली जो बात है, मैं आमदनी दुगनी नहीं, किसानों के लिए इतना बड़ा काम करेंगे जो हमारे अर्जक संघ के लोगों ने प्रयास किया था कि किसानों की आमदनी 4 गुना होगी और किसान अपने आप को खुशहाल महसूस करेगा। ये उनके शब्द होंगे, अवसर मिलने के बाद मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो करनी है और जिसमें कोई कोताही नहीं, इसी परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको करने के लिए चाहिए पॉलिटिकल पावर, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन होगा शक्ति से, और शक्ति मिलेगी लोकतंत्र में वोट से, और वोट है आपके हाथ में और उन भाइयों के हाथ में जो मेरे साथ 24 घंटे मेरे लिए एकदम तैयार रहते हैं। उनको कह रहा हूं कि वो घर से निकले और अपने बूथ का, अपने वोट का काम ले और वोट वॉरियर बने, डेटा जाके जिलाध्यक्ष को जमा कराएं, विधानसभा जमा कराएं और कहें कि सब हम लेंगे जिम्मेदारी और हम अपने भाई की मदद करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके हाथ मजबूत करेंगे। बस ये थी आपके साथ लिए अपील, और बाकी काम छोड़ दो अपनी इस टीम पे, अपने इन भाइयों पे।
ये काम आप कर दो और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा ये है, 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। जैसे अभी हमने मुस्लिम संवाद का कार्यक्रम रखा था, उनके विषयों को सुनने के लिए और उन पर कैसे काम करना है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर को लखनऊ में होगा आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। जैसे अभी ये प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं, उसी तरह से दोबारा बता रहा हूं, 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी जो आप तक चली जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको याद है मैं प्रयागराज गया था कोसांबे की अपनी बहन पाल समाज की बिटिया से मिलने के परिवार से मिलने के लिए, और फिर मुझे जाने नहीं दिया गया। और दूसरा एक और करछना वाला था। अब उसमें वहां विवाद हुआ, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक स्पेस था ट्विटर का जिसमें कुछ जो है छिपे हुए लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें करना ये है कि नीला गमछा पहनना है। मैं उस स्पेस को भी कल शेयर कराऊंगा पार्टियों से कि आपको पता लगे किस तरह की साजिशें होती है आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए। नीला पटका पहनना, बाबा साहब टी शर्ट पहननी है, चंद्रशेखर की टी शर्ट पहननी है, और फिर पता नहीं कुछ इस तरह का जो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इस तरह की चीजें करनी है जिससे ये फैल जाए कि भीम आर्मी बहुजन समाज की विरोधी है और इससे जो है नुकसान हो। और वो एक पार्टी का भी नाम ले रहे हैं कि फलानी पार्टी तो आपके साथ है ही। मैं कल शेयर कराऊंगा, उसको आप सुनना किस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये इसलिए मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि करछना में जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा की, हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग तो सीधे सच्चे लोग, वो इस तरह काम नहीं करते और संविधान कानून को मानने वाले। और मैं आपसे अपील भी करता हूं, कानून को किसी भी कीमत पे अपने हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो जिनसे हम लोग अधिकार मांग रहे हैं वो कर्मचारी भी हमारे ही समाज के, इसी समाज के जहां हम रहते हैं, हमारे प्रदेश के ही अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। उनसे लड़ाई करना उचित नहीं है और उनसे लड़ाई करके हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बात ये कह रहा था कि वो सब भाई, उनकी बेल हो गई है, वो सब वापस आ गए और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब चीजें हो गई हैं। क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत लोगों ने आलोचना की, क्योंकि मौका ढूंढते रहते हैं कुछ तो, कि कोई मौका मिल जाए चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को बुरा भला कहने का, कि भाई इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, जेल चले गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो जेल भिजवा दिए। मैं आपको क्या कहता था हमेशा, जब मैं जेल में था तो मैं धन्यवाद करूंगा, मेरा समाज ने बहुत साथ दिया। लेकिन जब मैं बाहर हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई घटना हो जाती है, इस बात का मैं आपको हमेशा से मैंने आपको कहा कि आप बेफिक्र रहो। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिन रात एक की उस मामले में। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है और विरोधियों के लिए दुख की बात यह है कि उनको आलोचना करने का ज्यादा मौका नहीं मिलना इस विषय पे। वो सारे भाई अपने परिवारों के बीच आ गए और 13 तारीख को, 13 सितंबर को वहां कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, अपने सारे भाइयों से मिलूंगा। प्रयागराज का जो सम्मेलन था, प्रभु सम्मेलन, मैंने उसको कह दिया था कि जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे मैं सम्मेलन नहीं करूंगा। अब वो सम्मेलन 13 सितंबर को है और 13 सितंबर के सम्मेलन में मैं जाऊंगा और अपने उन सारे भाइयों से मिलूंगा जो जेल गए थे। मुझे बड़ी खुशी है दिल से कि वो सब आज अपने परिवारों के बीच में, और जो अन्याय जुल्म उन पे हुआ, उनके ऊपर पड़ी एक लाठी मेरे ऊपर पड़ी है, उसका हिसाब मैं सूद समेत करूंगा। पुलिस के भाइयों से नहीं, उन षड्यंत्रकारियों से जिन लोगों ने षड्यंत्र करके ये साजिश की
मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। मुझे आज दिल से खुशी, बहुत कम मौके होते हैं मेरे को खुश होने के, आज मैं दिल से खुश हूं। मैं अधिवक्ता साथियों का, अपनी लीगल सेल जो उत्तर प्रदेश की टीम है, उस पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, वहां के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो बच्चे निर्दोष ही थे। उनको पकड़ के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था कि वो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे, इसलिए उनको बंद कर दिया गया था कि भाई हिंसा करने वाले भाग गए और मेरे निर्दोष भाई बंद हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि हमारे लोग हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों को जेल भेज दिया, तो मैंने आपसे कहा कि जिनको जेल भेजा गया वो हमारे लोग हैं, हिंसा करने वाले लोग हमारे। इसलिए माननीय न्यायालय ने जो है उन सबको बेल दी और वो जो है आज अपने परिवारों के बीच में पहुंच गए, और मैं उसके लिए पुनः बधाई देता हूं। और जिस तरह आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ऐसे ही मेरी बात को मानकर, पहले एक नारा लगता था, साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। फिर मैं पंजाब जो आता था, वहां एक नारा लगता था, साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। साहब बेचारे संघर्ष करते चले गए। अब मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं, आपका भाई हूं। आप जानते हैं कि भाई मैं आपसे साथ मांग रहा हूं, इसलिए कि इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की अपमानित जो जीवन जीने का के लिए हम लोग मजबूर, उसको खत्म करके इज्जत सम्मान की जिंदगी, सुख सुविधाओं की जिंदगी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए, महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए। तो 3-4 बातें। पहली, वोट की चोरी रोकने के लिए हमें वोट वॉरियर बनाने, वोट रक्षक बनाने, उसकी जिम्मेदारी नौजवान उठाए, पढ़े लिखे नौजवान जो चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा देंगे और करानी है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, लेकिन नौजवान अपने से जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि हम सबकी लड़ाई है। दूसरी, 9 तारीख को 9 अक्टूबर को सम्मेलन है, अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन। और तीसरी, जो भाई जेल गए थे वो सब आज हमारे बीच में। मुझे दिल से खुशी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं, लीगल सेल की टीम को धन्यवाद। आपने मुझे सुना, इतना प्यार आपका हमेशा मुझे मिलता है, इसके लिए आपका व्यवहार प्रकट करता हूं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने वो सारी चीज़ें बताई, किस तरह से हम आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और उन्होंने जो वादा किया कि मैं आप लोगों से ये वादा नहीं करूंगा कि आप लोगों को 5 किलो राशन दूंगा, मैं 2000 रुपये दूंगा, मैं आपको शराब दूंगा। उन्होंने ये कहा कि अगर आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनाती है, अगर आप मुझे उस जगह पर पहुंचाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं वो शिक्षा की व्यवस्था आपको दूंगा जहां पर आपके बच्चे 5 स्टार होटल में जिस तरह की व्यवस्था होती है, ठीक उस तरह से एहसास करेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो कहीं ना कहीं चिकित्सा की जो व्यवस्था है, जो लोगों की आमजन की समस्या है, मैं उस चिकित्सा व्यवस्था को पूरा बदल दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए कहा, और ख़ास तौर से महिलाओं की रोज़गार की बात कही उन्होंने कि मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि आपके बच्चों को बेरोज़गार नहीं रहने दूंगा, मैं महिलाओं और आपके बच्चों को रोज़गार ज़रूर दूंगा। तो ज़रा सोचिए कि आपको क्या तय करना है, आप बेरोज़गार रहना पसंद करते हैं या फिर आपको रोज़गार चाहिए, आपको 5 किलो राशन और शराब चाहिए, या फिर आपको 50,000 की नौकरी चाहिए। तय तो आपको करना है। और दूसरी बात, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो करछना को लेकर कही, उन्होंने कहा कि वो वीडियो मेरे पास, वो सारे सबूत मेरे पास है, जो ये बात सामने आई थी कि 4, 5, 6 लोगों की टीम थी। उन्होंने ये कहा कि हम नीले कपड़े में जाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कपड़ा पहनेंगे और वहाँ पर उत्पात करेंगे ताकि छवि जो है भीम आर्मी की खराब हो। लेकिन अच्छी बात है कि आप सभी लोगों के साथ से, प्यार से, और करछना के जो भी लोग थे, जो निर्दोष हमारे साथी थे, उन साथियों को जिस तरह से पुलिस ने NSA लगाकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद किया था, और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने 24 जजों की टीम जो भेजी थी, उसके बाद सभी लोगों की रिहाई हो चुकी है। दोस्तों, सभी लोगों की रिहाई हो चुकी है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि मेरा ये प्रण था कि जब तक वो लड़के पूरी तरह से रिहा नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा। और उन्होंने यह साफ तौर से कहा कि 13 सितंबर को मैं करछना जाऊंगा और करछना में जो कार्यक्रम है उस दौरान सभी लोगों से मिलूंगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ जैसा नेता और कौन हो सकता है।
भीम आर्मी चीफ जैसा लीडर बहुजन समाज का कौन हो सकता है। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं और जो जिम्मेदारी चंद्रशेखर आज़ाद ने हमको सौंपी है उसका बखूबी से हमें ध्यान देना है और उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से लेने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि अकेला चंद्रशेखर काफ़ी नहीं है। जिस तरह से हर बेटी हर बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल रैली है और सभी लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और मेरी बात को सुने ताकि मुझे एक हिम्मत मिले। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो 13 सितंबर को भी जा सकते हैं करछना में, जहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उन युवाओं के साथ मिलेंगे। और आप 9 अक्टूबर को भी लखनऊ जा सकते हैं, जहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संबोधित करेंगे। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जागरूक रहिए, समझदार रहिए और आज़ाद समाज पार्टी को लाइक करिए, खूब शेयर करिए और जन जन तक ये पहुंचाइए, क्योंकि जागरूकता ही ऐसी चीज़ है जो हम अपने समाज को बदल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।